अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 112 प्लीज़ चुप कर जाएं, स्टार्ट कर दिया है हमने। अच्छा यार, एक छोटी सी बात ज़रा बढ़ाते हैं अब। कल हमने बात की थी ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करना हो तो कुछ फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना होता है, जिसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का ध्यान रखें, वो डेटर की डिस्काउंटिंग वाला। फिर वेरिएबल कंसीडरेशन का ध्यान रखें, डिस्काउंट इंसेंटिव पेनल्टीज़। फिर नॉन कैश कंसीडरेशन का ध्यान रखें, जो चीज़ आ रही है उसकी फेयर वैल्यू पर आपने ट्रांजैक्शन प्राइस रिकॉर्ड करनी, ट्रांजैक्शन प्राइस बनानी है जो आने वाली चीज़ की फेयर वैल्यू है, ठीक है। और चौथी चीज़ थी कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, ठीक है। इसके ऊपर अब थोड़ी सी बात आज बढ़ानी है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ बना लेता हूँ ताकि वो हमारे पास एक बेस पड़ी रहे, और उसके बाद फिर हम अगले सवाल उसके हिसाब से करते चले जाएंगे। क्विकली काम करेंगे, रिवीजन चलेगी आज ज़्यादातर, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं करनी, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी है चीज़ों, ठीक है। सेलर कौन था? ये महमूद था सेलर, ठीक है जी। और बायर कौन था? बाटा, ठीक है जी। महमूद ने गुड्स भेज दी थी। बायर से रिसीव किए इसने 100 रुपये, ठीक है। और बायर ने क्या कहा था? भाईजान अगर सामने रखवाना है तो 10 रुपये ज़रा दे दो, चेंजेस भी करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। कल बाहर चले वो बात कर लेते हैं जो कल आप भी कर रहे थे, चले वो बाद में करते हैं। अब हम अकाउंटिंग, ये स्टैंडर्ड कौन सा है? IFRS 15, ये बायर का स्टैंडर्ड है ना। अच्छा, तो सेलर यहाँ पे कौन है? सेलर यहाँ पे कौन है? महमूद है। इसलिए महमूद की किताबों के अंदर हमने एंट्रीज को सोचना होगा, ठीक है जी। अब महमूद की किताबों में एंट्रीज को सोचते हैं, महमूद बुक्स, सेलर बुक्स। ये सिंपल वाला केस है, ये कल कर लिया था, लेकिन इससे आगे आप थोड़ा सा बात को बढ़ाना है ना, तो पहले बेसिक वाली बात करके फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये 5 जनवरी 2021 को एंट्री क्या करेगा? ये सेम डे पे ये काम हो गया है। 100 रुपये उधर से आए हैं, 10 रुपये चले भी गए हैं, तो क्या कहा था हमने? ट्रांजैक्शन प्राइस में से नेट कर दो, डिडक्ट कर दो इसको ट्रांजैक्शन प्राइस में से, और सेल ही कितने पे रिकॉर्ड करो? 90 रुपये पे। कैश डेबिट सेल करें, ये सेल की ही अमाउंट से नेट किया हुआ है। नहीं, सेल की अमाउंट से ही, सेल की ही अमाउंट से नेट किया हमने। सेल 100 रुपये की तो रिकॉर्ड नहीं की, हालांकि चीज़ें तो आपने 100 रुपये की बेची हैं उनको, लेकिन उनसे 100 रुपये चीज़ों के ले लिए हैं और बाकी 10 रुपये आपने उनको दे दिए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड ने ये कह दिया स्पेसिफिकली इस केस को कि इसमें आप फिर समझो सेल ही 10 से कम की हुई है, यानी 90 की हुई है। यहाँ पे कल आपका एक सवाल था, बहरहाल है तो इरेलेवेंट सी बात, स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली ऐसे ही बोला क्या कि अगर ट्रांजैक्शन कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर हो जाए तो उसको ट्रांजैक्शन प्राइस में से नेट करना है, बस कहानी ख़त्म। लेकिन अब आपके जहन में आता है, बीच में आमिर भाई की बैटरी डाउन हो गई थी, आपके जहन में आता है कैमरे की, अच्छा ठीक है, कि ये क्या कार्ड बदला है आपने भाई? तो पहले वाला लेक्चर है, अच्छा। अच्छा, बात ये कर रहा था मैं कि आपके जहन में ये बात आ रही थी कि सर देखे वहाँ पे अलमारी लगी है तो वो अलमारी तो लंबा फ़ायदा देगी। भाई स्टैंडर्ड ने क्लियरली कह दिया जो पैसे आप नहीं उसको नेट कर दो। अगर इस तरह की चीज़ है कि जिसका फ़ायदा किसी लंबे अरसे तक आना है, तो फिर सवाल में भी आपको वो ज़्यादा लंबे अरसे की वो टोटल सेल दे देगा और उसी के हिसाब से उसका फ़ायदा भी आ रहा होगा। अलग से इसको फिर भी नहीं सोचना फिक्स एसेट की तरह से, ठीक है ना। बस ये इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ, ये ट्रांजैक्शन प्राइस के साथ इसको नेट करना है। ये बात आपने नहीं सोचनी है कि ये अगले 10 साल तक चीज़ बिकती रहे, झिंग पड़ी रहे, तो फिर भाई वो सेल की अमाउंट भी सवाल में आपको इसी तरह से ही देगा, ठीक है ना। अच्छा बेटा, वो कमीशन आपने कस्टमर को नहीं दिया,
कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर में बस यही फॉल करता है जो आपको बता दिया है, स्पेसिफिकली उन्होंने यही कहा, पढ़ाता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, एक और सिनेरियो बनाते हैं जी। थोड़ा सा फर्क डालते हैं। क्या, महमूद साहब ने 10 रुपये 5 जनवरी को दे दिए, ठीक है। बाटा ने कहा चलें ठीक है, अब हम ज़रा अलमारियाँ बना लें, ठीक है, आपके ये जूते शूते रखने के लिए, फिर आप जूते भी भिजवा देना। अब सेल तो इसने बुक करनी है, नहीं सेल तो इसने बुक करनी है, जब गुड्स डिलीवर करनी है तो ये पैसे तो एडवांस में दे दिए। अब इस एडवांस का कोई भी नाम रख लो, बुक्स सेलर की ही चल रही हैं, सेलर बुक्स लिख देता हूँ मैं, फिर आप इसको प्री पेमेंट लिख दें, कुछ भी लिख दें, मतलब प्री पे कर दिया आपने, खर्चा मतलब कोई भी पैसे, ठीक है, प्री पेमेंट कर दें। सेल्स नहीं आप कर सकते इसको, एसेट बनाएंगे ना, ठीक है, सेल्स में से नेट, सेल्स होती तो नेट करते ना, यानी कि इस ट्रांजैक्शन की वैसे एंट्री क्या बनती थी, हम करते होते हैं जी सेल्स डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसा ही है। लेकिन मसला ये है कि सेल तो सेल्स डेबिट कैश, मतलब सेल में से नेट कर देते हैं ना इसको, यही करते हैं ना, ट्रांजैक्शन प्राइस में से नेट किया हुआ है, मतलब सेल्स को 10 से कम कर लिया है, 100 की बजाय 90 पे रिकॉर्ड की है, ठीक है। लेकिन ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि अभी गुड्स तो बिकी नहीं है कि सेल हुई हो तो उसमें से नेट कर दें, तो मजबूरी में इसको एडवांस कह दें, प्री पेमेंट कह दें, कुछ भी कह दें, एडवांस कह दें। एडवांस असल में ज़रा आपको कंफ्यूज करेगा और चीज़ों से, इसको प्री पेमेंट कह दें, प्री पेड, ठीक है, प्री पेड अमाउंट, प्री पेड कुछ भी बस प्री पेड, कोई एसेट है, एडवांस लिखने तो लिख लो। मैंने कहा ज़रा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस टू सप्लायर, उससे कंफ्यूज ना हो, ये एडवांस टू सप्लायर नहीं है, ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी नहीं है, ये एडवांस टू कस्टमर है देखा जाए तो ये नई चीज़ ना आ जाए बीच में, इसलिए मैंने इसका लफ्ज़ प्री पेमेंट से इसको लिख दिया है। अगर आप एडवांस लिखना चाहें तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, इसमें सेल को डेबिट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अभी सेल हुई नहीं, ठीक है जी। अच्छा, अब गुड्स डिलीवर हुई, लेट से 6-7 दिन में उन्होंने काम कर लिया और उन्होंने कहा जी चीज़ें भिजवा दें, इसने चीज़ें भिजवाई। अब जब चीज़ें भिजवाई हैं तो कैश कितना देना है, बाटा वालों ने कैश कितना, सेलर की किताबों में लेना है कैश, उन्होंने बाटा ने लेना है कैश, पे करना, ठीक है, पे कर दिया। अब सेल कितनी बुक करें, पहले प्री पेमेंट को ख़त्म करें 10 से, और सेल अब बैलेंसिंग निकाल लें, ठीक है, 90, ठीक है। अब तरीकाकार क्या हुआ करेगा, ये काम तो हो गया, अल्टीमेटली ये 100 तो चला गया, लेकिन ये 100 जाने का वक्त जो था वो 12 जनवरी बना, ठीक है ना। अब एक तरतीब बनेगी, वो कब बनेगी, जब ये टुकड़ों के अंदर बिकेगा, यानी ऐसा भी नहीं इकट्ठा चला जाए। सवाल असल जो करवाना है, मैं जिसकी बेस बना रहा हूँ वो क्या है यार, कर ही लेते हैं इसी सवाल को। ये समझ आ गया, पहले इसको नोट कर लो, ये समझ आ गया, पहले इसकी पिक्चर ले लो ज़रा, फिर मैं इसको थोड़ा सा बदलना चाह रहा हूँ, इसी सवाल को बदलना चाह रहा हूँ प्लीज़, बल्कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, आप जल्दी करें। ऊपर लेक्चर नोट लिखा, लेक्चर नंबर लिखा हो, ठीक है। अच्छा, अब कंपैरिजन में इसको रखते हैं, थोड़ी सी चेंजेस कर लेंगे। अच्छा जी, अब दूसरी सिचुएशन बनाते हैं। 5 जनवरी को पैसे जमा कराए महमूद साहब बाटा में, ठीक है जी, और सवाल हमें कह रहा है 12 को 70 रुपये की चीज़ें भिजवाईं और 15 को 30 रुपये की चीज़ें भिजवाईं। सवाल होंगे, वह तो एग्जाम्पल बनती जा रही है ना क्लास के अंदर, सवालों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने पकड़ना पहले किसको है, ये तो होगी ना अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी है इस कॉन्ट्रैक्ट में, टोटल अमाउंट कितनी है 100 रुपया, ठीक है ना, 100 रुपया। लेकिन ये 100 रुपया इकट्ठा
आ नहीं रहा, चीज़ें इकट्ठी जा नहीं रही, तो एक काम आपने करना है ऐसी सूरत के अंदर, मामला कुछ ऐसा हो चुका हुआ है जी, बिल्कुल अपोर्शन करना है, मामला कुछ ऐसा हो चुका हुआ है कि चीज़ें अब बट के जा रही हैं, तो आपने इस 10 को पकड़ना है और इस 100 के साथ कंपेयर करके परसेंटेज निकाल लेनी है। ये बात समझिएगा ज़रा, अगर ये बात समझ आ गई तो आगे सारे सवाल ऐसे ठक 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 करके होते चले जाएंगे। मुझे ये बताएं, ये 10 रुपया देना महमूद की सेल के साथ क्या हशर करता है? कम करता है, यानी सेल 10 रुपये से कम होती है, यानी इसको मैं कह सकता हूं ये कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर जो होता है ये डिडक्शन है ऑफ सेल। डिडक्शन ऑफ सेल है कि नहीं है? ठीक है, तो मैं ये क्या करूंगा कि मैं 10/100 मतलब 10%, मैं कहूँगा जी इसका मतलब ये हुआ कि हर दफ़ा जब भी सेल बुक करनी है उसको 10% कम करके बुक करना है, उसको 10% कम करके, यानी 90% सेल बुक होनी है। यानी 100 रुपये की टोटल सेल है, 10 रुपये इसने दे दिए तो स्टैंडर्ड कहता है सेल 90 की बुक करो। अब इकट्ठी तो हो जाए तो हम 90 की इकट्ठी बुक कर लेते हैं इस तरह से, लेकिन मसला क्या हुआ, सेल टूट गई तो हमने कहा कोई बात नहीं, हर सेल के ऊपर 90% बुकिंग करनी है बस, बाकी 10% कहाँ जाना है, वो जो इधर प्री पेमेंट बनाई हुई है उसी को हिट करते जाएंगे। ट्राई करते हैं। अब क्या मैंने डाटा दिया था, कितनी सेल हुई है इस दिन? 70 की। कैश तो कितना आएगा? 70। ठीक है, अभी 70 को यहां लिखो, प्रेप ओ जी 70 और 70, अब कितना कितना, चलो तरतीब वही बना लो जो मैंने बोली थी। सेल को कितना रिकॉर्ड करना है आपने? सेल को कितना रिकॉर्ड करना है आपने? 90%। जितनी सेल है, जितनी भी टोटल सेल है वो अब नहीं है, क्योंकि 10 रुपये इसने बीच में से दे दिए हैं, तो अब सेल तो बची 90 की है। ठीक है, तो 90%, 10 जो इसने पे किया, टोटल सेल का कितना था? 10%। इसका मतलब हर दफ़ा 10% को खा जाना है आपने और 90% से सेल बुक करनी है। तो सेल कितनी हुई? 63। बाकी बैलेंसिंग भी निकल सकता है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ऐसे करो, कितना आ गया? 7। ठीक है, अगली दफ़ा बाकी 30 रुपये की चीज़ें भी उन्होंने तो पूरी चीज़ों के पैसे दे रहे हैं ना, वो तो जूतों के पैसे दे रहे हैं, बाकी 30 रुपये की चीज़ें भी इसने डिलीवर कर दी। ठीक है, और पैसे रिसीव कर लिए इसने 30 रुपये। अब सेल कितनी बुक करनी है? जितनी सेल, जितने पैसे आए, जितनी गुड्स भेजी हैं वो सारी सेल नहीं बुक कर सकते, इनका 90% करें। बाकी का जो अकाउंट बनाया ना आपने, जो भी नाम रखा है, एडवांस, प्री पेमेंट, जो भी है उसको जी, सॉरी जी, कितना? 27 और बाकी 3। अब चेक कर लें, काम तो वही हुआ है। सेल कितने से बुक हुई है? 63 और 27, 90 से। और कितनी सेल नहीं बुक होने दी हमने? वही काम ही हुआ है। सेल बुक कितनी की है? 90 की। तो ये इस तरह से भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। ये तब है जब 2 हिस्सों में सेल जाए। ठीक है, तो ये दोनों को कंपैरिजन में देख लें, फ़र्क समझ आता है अगर, तो फिर उसूल ज़हन में रखिएगा। उसूल ये है, जो उसूल क्या है जी, कि जो आपको जितना आपने पे किया है टोटल अमाउंट के साथ उसको कंपेयर करके एक परसेंटेज निकाल लेना। वो परसेंटेज क्या बताएगी कि इतनी सेल आपने बुक नहीं करनी, तो फिर जब जब गुड्स बेचते जाएं तब तब उतनी सेल बुक करते जाएं जितनी करनी है आपने। मतलब सेल जितनी भी हुई है उसका 90% रिकॉर्ड करना था, 10% नहीं रिकॉर्ड करना था। ये ज़रा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, असल तो क्या है, सीखा कहाँ से, काम बात शुरू कहाँ से हुई थी। अब देखो ये पूरी पिक्चर आपके सामने आ गई। कल बिल्कुल सादा बात थी। ठीक है, सादा तरीन बात क्या है, उसी दिन सेम डे पर ये कंपैरिजन में चीज़ सामने आ जाए ना, फिर मसला कोई नहीं रह जाता। ठीक है ना, कोशिश करें कि समझ आ जाए। सबसे सिंपल क्या है, ये जी चीज़ें पकड़ाई इसने और ये इसको पैसे मिले। ठीक है, उसी वक्त इसने भी 10 रुपये निकाल के दे दिए, 90 रुपये की सेल बुक कर ली इसने, क्योंकि ट्रांजैक्शन प्राइस में से डिडक्शन करनी होती है इस अमाउंट। दूसरा सिनेरियो क्या बना कि इसने जाके कहा गुड्स रख लो। उन्होंने कहा गुड्स अभी वापस ले जाएं, जगह नहीं है, आप 10 रुपये दे दें हमें, हम यहाँ पे अलमारियाँ बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप चीज़ें भेज देना।
मैंने कहा ठीक है। अब जिस दिन पे करके आया इस दिन सेल तो है कोई नहीं कि उसमें डेबिट करें, तो मैंने एक चीज़ सिखाई आपको, प्री पेमेंट डेबिट करके कैश क्रेडिट कर आया ये। और जिस दिन गुड्स भेजी उस दिन सेल कितनी बुक करनी है, 90%। बल्कि यूं कह लें 10, इसी हम भी कह सकते थे 10-100 का कितने परसेंट है, मतलब 10% सेल बुक नहीं करनी, कितनी करनी है, 90। अब सारी गुड्स भेज दी तो सेल कितनी बुक की, 90%। लेकिन यहाँ सीधा सीधा था, मैंने परसेंटेज वाला काम सिखाया नहीं था। बाकी क्या हो गया, वो प्री पेमेंट खत्म कर दी। अब मैक्सिमम मुश्किल क्या सिनेरियो आ सकता है, ये इसमें क्या हुआ है, आज कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर हो गई है, ट्रांजैक्शन एडवांस टाइप पहले पे करा है। अब फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता करके गुड्स भेज रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके गुड्स भेज रहा है तो सेल भी आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड होनी है, तो फिर इसको भी आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होना चाहिए। अब इसका तरीका वारदात क्या रख लिया हमने कि जो अमाउंट पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर है उसको टोटल कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करके देख लो कितने परसेंट बनता है, ये इतने परसेंट रिकॉर्ड नहीं करना तो बाकी रिकॉर्ड करना है। तो जब भी फिर गुड्स भेजो आप सिर्फ सेल में 90% डालो उसका, ठीक है, ये तरीका है। तस्वीर एक ही खींच लें, अगर इकट्ठी करके खींचनी है तो मैं हट जाऊँगा। नहीं सब नहीं खींच रही, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 4 है पेज 446 पे। जी बच्चों, मार्कर रेडी है, अच्छा चलो इधर देखें जी। एन एंटिटी, सेलर को कहते हैं, एंटर्स इनटू अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू अ कस्टमर। इंजमाम भाई हैं एंटिटी, नहीं इंजमाम भाई तो हाँ ठीक है, और जलाल सन्स। इंजमाम भाई ने मैंगोज भेजने हैं जलाल सन्स से, ठीक है, मुल्तान के मैंगोज मशहूर होते हैं ना, इंजमाम भाई भी मुल्तान के हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, सेलर इंजमाम भाई हैं, ठीक है, इंजमाम भाई इंजी भाई मैंगोज वाले, मतलब ये भी पार्ट टाइम करते हैं, शौक है इनका, ठीक है, बाकी तो आपको पता है। अच्छा उसके बाद कहाँ गए जी, इंजी भाई मैंगो वाले जो हैं उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है जलाल सन से कि वो जो एक लार्ज ग्लोबल चेन है रिटेल स्टोर्स की, ठीक है, कि आपको हम मैंगोज जलाल सन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ मैंगो होगा तो इंजी भाई वाला। द कस्टमर कौन है, जलाल सन्स कमिट्स टू बाय एटलीस्ट 1.5 करोड़। हाँ तो जलाल सन कितना है और पूरे साल में कितने आम खरीदेगा खुद सोचे, ठीक है। तो 15 मिलियन के आम खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कमिट कर लिया उन्होंने, बाय करेंगे हम। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स द इंजी भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स द इंजी भाई टू मेक अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ 15 लाख। मैंने कहा 1 करोड़ 50 लाख कमाना है, 1.5 करोड़ कमाना है ना, तो फिर 15 लाख पे भी करें। वो हमने ज़रा हर स्टोर में बताया आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी आपके नामों के लिए, ठीक है। तो द कस्टमर कमिट्स टू बाय एटलीस्ट 15 मिलियन। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स एंटिटी इंजी भाई टू मेक नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ 1.5 मिलियन टू कस्टमर। ये निशानी होगी इन सवालों की, क्या 1.5 मिलियन टू कस्टमर, सेलर इज पेइंग टू कस्टमर, यही है बस, यही एक निशानी है इसकी, ठीक है। अच्छा अगली बात, एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 1 जनवरी 2008 पे सेलर कौन है, हिंजी भाई, और बायर कौन है,
जलाल सन्स। अच्छा जी, अब यकम जनवरी को क्या हुआ? यकम जनवरी को सबसे पहले तो ये हुआ कि मैंने इसको उठा के ज़रा ऐसे किया, ठीक है जी, जगह बनाई। अब अच्छा, यकम जनवरी को क्या हुआ जी? इंजी भाई ने 1.5 मिलियन पे किया, ऐसा ही है। कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल 1.5 मिलियन एट इंसेप्शन, यानी यकम जनवरी पे, फॉर चेंजेस इट नीड टू मेक टू इट शेल्विंग टू अकोमोडेट एंटिटीज इंजी भाईज मैंगोज, ठीक है, ऑन 30 जून 2008। 30 जून तैयारी हो गई हमारी वैसे, है ना, इस सवाल की, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला कोई नहीं है, ये सवाल असल मुश्किल लग रहा था, मैंने कहा चलो, असल में ना आप ऐसी एग्जाम्पल हो गए थे, हाँ हाँ ऐसी बात है, ठीक है, हाँ ठीक है सर कह रहे हैं, ठीक है, उसमें सवाल आप सीख लेते हैं। यहाँ पे जब अंग्रेजियाँ चलती हैं ना तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो रहे होते हैं, तो पहले सीख लिया, अब अंग्रेजी कोई नहीं परेशान करेगी जी। बाय 30 जून 6 मिलियन गुड्स वर इनवॉइस्ड। इनवॉइस का मतलब अब ये पैसे कहाँ से आने हैं? बायर से, जलाल सन से, इंजी भाई को जो जी 60 लाख आ गया, 6 मिलियन, ओके। बाय 31 दिसंबर रिमेनिंग 9 मिलियन। एक साल में उन्होंने कहा था कि हम आपसे कमिट किया था कि हम आपसे 15 मिलियन की चीज़ें खरीदेंगे। जून तक उन्होंने 6 मिलियन की खरीदी थी, पुराने आम थे, फिर नया आम आया और फिर आगे जलाल सन्स। पता ही आप लोगों को, ये तो स्टोर्स में भी रख लेते हैं, और आप इन बड़े स्टोर्स में जाएं तो बाद में भी ये चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है ना। तो बस ये चल रहा है कारोबार इनका। तो इंजी भाई ने, इंजी भाई को ईजी नहीं लेना, आपने क्या समझा था रेडी लगाने लगे इंजी भाई? 15 मिलियन के मैंगोज, ओके। जी समझ में आती है बात। अब यहाँ पर यहीं पे कर लो ये काम, यहीं पे कर लो ये काम। हम कहेंगे ये 1.5 मिलियन, अच्छा इत्तेफाक ये 10% ही आ गया, चलो कोई और सवाल कर लेंगे। अब डिवाइड बाय 15 इंटू 100 इज इक्वल टू, बस ये आपने देखना है कि जी 10%, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस का 10% वो अमाउंट है जिसने खा जाना है रेवेन्यू को। तो हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड ही कितना करना है? 90%, ठीक है। अब मसला ये है कि यकम जनवरी को, ये वाले मार्कर में यूज़ कर रहा था या वो है, ये पता नहीं किसका, ट्राई करूं। यकम जनवरी को इंजी भाई ने पैसे पे किए, कितने? 1.5 मिलियन। प्री पेमेंट का नाम रखा है हमने आज इसका, प्री पेमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? 1.5 मिलियन। अब 10% हमने निकाल के पहले ही सवाल में रख लिया, ठीक है। उसके बाद 30 जून पर खड़े होकर 6 मिलियन की सेल हो चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता भेजे उन्होंने, इकट्ठे भेजे, हमें से क्या 30 जून में हम कर लेते हैं एंट्री की बात, ठीक है। तो 30 जून पर कैश आना है कितना? 6 मिलियन। लेकिन कुछ प्री पेमेंट और कुछ सेल, ऐसे ही है ना। और सेल्स के बारे में, सेल्स रेवेन्यू के बारे में क्या असूल बनाया हमने? ये जो 6 मिलियन की सेल हुई है इसको सिर्फ 90% रिकॉर्ड करने की इजाज़त है। 10% स्टैंडर्ड कहता है रिकॉर्ड नहीं करना, 10% रिकॉर्ड नहीं करना। वो बैलेंसिंग में निकाल सकते हैं, बहरहाल बताएं। 5.4 और 0.6। एंड बाय 31 दिसंबर बाकी की चीज़ें भी आ गई। 9 सेल सिर्फ कितनी बुक कर सकते हैं हम? इस 9 का 90%, क्योंकि 10% बुक करने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। बाकी फिर 9 का 10% इधर जी 1 और 0.9 चेक कर लो, बात तो वही पहुंच गई। सेल कितनी बुक हुई है? 13.5, यानी 1.5 बुक नहीं हुई, और 1.5 ये पड़ा है इधर, ठीक है। किसी को समझ ना आ रही हो तो बताएं। चलें आप फिर पढ़ के आते हैं। कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर,
कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर इंक्लूड्स कैश अमाउंट दैट एन एंटिटी पेज और एक्सपेक्ट्स टू पे टू द कस्टमर। बस समझ आ गई? अब एक्सपेक्ट्स टू पे की बात समझ आ गई? अच्छा, आगे भी जान दो, काट दें इसको। अच्छा, बाकी जो वाउचर शाउचर ये चीज़ें जब जहाँ पे आनी है, मौका जहाँ होना है बता दूंगा, फिलहाल बस इतनी सी बात, ठीक है। कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर इंक्लूड कैश अमाउंट दैट एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू पे और एक्सपेक्ट्स टू पे टू अ कस्टमर। अजीब बात, टू अ कस्टमर, एंटिटी सेलर पे कर रहा है टू कस्टमर। अच्छा जी, आगे कहता है एन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर एज अ रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस एंड देयरफॉर ऑफ रेवेन्यू। तो यही हमने कहा कि जितना बनता है ना टोटल कॉन्ट्रैक्ट का, ये जो आपने पेएबल टू कस्टमर है, बाय सेलर टू कस्टमर है, ये जितना बनता है ना टोटल, वो आपने परसेंटेज निकाल लेनी और उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना। मतलब तो यही है ना, ठीक है। आगे इसको रहने दें, बस काट दें इसको भी। जी, अब मैंने फैक्ट ये पढ़ लिया था वैसे कल, ऐसे ही है ना, पेशावरी चप्पल वाला। चलें जी, ठीक है जी। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। देखें, इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा हमने, एक वो है सिर्फ उसका लफ्ज़ नाम ही रहता है, बाकी वो पढ़ना तो हमने है नहीं उससे हट के। देखें अब ये कब से शुरू, कहाँ से शुरू हुआ हुआ है। ऐसे आप लोग परेशान होते हैं कि जी इतना बड़ा चैप्टर है। हम निकले थे ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करने। हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने कहा था बस इसी को हाईलाइट कर लो, बाकी छोड़ो। ये 2 हाईलाइट करवाए थे, बाकी कटवा दिया था। फिर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग ट्रांजैक्शन प्राइस में वेरिएबल कंसिडरेशन हमने कर लिया। कंस्ट्रेंट सिर्फ अंग्रेज़ी लिखी हुई है, ये कहीं कोई एग्जांपल नहीं है, सिलेबस में नहीं है, देख लेंगे इसके को बात करनी हुई तो। एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन और कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। असल में ना बाय सेलर ये हमने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड में तो अल्फाज ये लिखे हुए हैं कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर, लेकिन वो ज़रा समझ नहीं आती है, इसलिए ये ऐड करने से ज़रा बात समझ आ जाती है। अब ये देख लें, वेरिएबल कंसिडरेशन, ये डिस्काउंट, इंसेंटिव, पेनल्टीज, आसान एग्जांपल्स को भी छोड़ो, हमने तो बड़ी मुश्किल एग्जांपल्स भी कर ली थी इसकी, ठीक है। उसके बाद ये काम चल रहा है, ये देखो ये मुश्किल एग्जांपल्स की थी। फिर नंबर 2 कंस्ट्रेंट्स, एस्टीमेट्स, ये सिर्फ लिखा हुआ है, पढ़ा दूंगा किसी वक्त। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ, देखो ना सिर्फ इतना सही है, इसकी कोई एग्जांपल नहीं, क्योंकि ये सिलेबस से टेस्ट नहीं होना, बस MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफ़ा पढ़ा दूंगा, इसलिए छोड़ो। जो कॉन्टीन्यूटी में चल रहा है वो चल रहा है। पहला हो गया, दूसरा ये गया। तीसरा फैक्टर एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये डिलीवरी टुडे, कैश फ्यूचर तो आज, डेटर, फिर इंटरेस्ट इनकम और सेल प्रेजेंट वैल्यू पे, याद आ रहा है, ठीक है। और अगर कैश टुडे है, डिलीवरी फ्यूचर में है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इंटरेस्ट एक्सपेंस और सेल फ्यूचर वैल्यू पे। यही किया था ना, ये वाले क्वेश्चन हैं, ये किसी वक्त भी कर लें, कुछ किए भी थे हमने, ठीक है। एग्जाम्पल 2, फिर नॉन कैश कंसिडरेशन, यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल है, इसके अलावा हट के हम काफ़ी कर आए थे सवाल, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, ठीक है। नॉन कैश कंसिडरेशन, बबलू शबलू याद आ रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, नहीं वो रफ़ी की तरफ जाते हैं अभी। किस में नॉन कैश में पे कर रहा हूँ जी सेलर, अगर कोई चीज़ कस्टमर की तरफ से ऐसी आती है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, हमने सर्विस भी दी है और बाद में पैसे भी, नहीं तो फिर वो आपका रेवेन्यू ही है ना। आप हम पैसे भी दे रहे हैं उसे कस्टमर को, देखो आप पैसे दे रहे हो तो फिर ट्रांजैक्शन वही बन जाएगी यार। नॉन कैश को तो फेयर वैल्यू पे लेना है ना, वो कैश आने की बजाय, कैश भी हम पे, कैश आने की बजाय आपको क्या आ गया है, फिक्स एसेट आ गया है। आप कैश पे कर रहे हो तो उसकी ट्रीटमेंट वही है, फिक्स एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है ना, वही आपका रेवेन्यू नेट हो जाएगा, बिल्कुल नेट भाई रेवेन्यू। ये देखो ना फर्क सिर्फ क्या, आपकी बात में फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ कैश की बजाय वैक्यूम क्लीनर आ रहा है, बाकी क्या फ़र्क पड़ा है। मेरी अकाउंटिंग तो इधर वाली मैं समझा रहा था आपको, ये प्री पेमेंट, ये सेल, ये तो ऐसे ही चलना है। ये कैश बदल के नॉन कैश आ जाएगा, और नॉन कैश के लिए उसूल क्या है, जो चीज़ आई है उसकी फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड कर लो, दैट्स इट। नॉन कैश कंसिडरेशन, ठीक है जी, इसकी एग्जांपल्स की हमने। फिर खुस्सा बाटा, कंसिडरेशन पेबल बाय सेलर टू कस्टमर, इसकी तो खूब पिटाई कर लिया आज हमने, ठीक है, ओके। ये क्या था, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, ये सीखी हुई है हमने ऑलरेडी, वो जो हम करते हैं डिस्काउंट एलो, वो ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेशन, लेकिन ये फिर किसी वक्त देखेंगे, फिलहाल इसको छोड़ दें। अब
एक नई चीज़ आज शुरू करते हैं जी, बड़ी अहम चीज़ है और उसी की प्रैक्टिस अब हम करेंगे। है बहुत आसान, सिर्फ अगेन वही बात है, बात तो चीज़ की ना, वो बीमारी की जो ना, बीमारी पकड़ने की ज़रूरत होती है, बस आपको नस पकड़ने की ज़रूरत है, मसला कोई नहीं होना इंशाल्लाह इसमें भी। आपको पेज 490 5, 6, 7, 8 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 19 है जी। ये कल करने लगे थे, याद है? तो फिर मैंने कहा था चलो यार फिर कल करेंगे जी। कल वैसे थोड़ी सी बेस बनानी थी, असल में तो ये बात आज ही करनी थी, ये असल में तो एजेंडा आज का ही था, लेकिन फिर कल जाने दिया इसको। पेज 498। यार इसको छोड़ो, बात सुनो मेरी, आप छोड़ो उसको, सवाल इधर आओ, ऐसे सवाल को देखते रहते हो, इधर आओ। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने FAR 2 पढ़ा, अब कॉलेज वालों ने आपसे फ़ीस ली है, ये रेवेन्यू इन्होंने बुक करना है। कॉलेज वाले दो तरह से इस रेवेन्यू को बुक करना सीखेंगे। पहली बात देख सकते हैं, वो बाद में बताता हूँ। पहली बात तो ये बताओ, ये रेवेन्यू सर्विसेज का है, ये किसी एक टाइम पे बुक होना चाहिए था, यानी जब आपने फ़ीस जमा कराई थी आपको शापर में डाल के FAR 2 दे दी गई थी, उस दिन से रुल रहे हैं अभी तक, उस दिन से, पहले दिन से, लेक्चर 1 से शुरू हुए थे, आज 1, 1, 2 पे आ गए हैं, अभी तक वो सर्विस दी जा रही है जिसके अगेंस्ट आपने कंसिडरेशन पहले ही पे कर दी थी। तो कॉलेज वालों ने पहले दिन इसको रेवेन्यू नहीं बनाया होता, कॉलेज पे लायबिलिटी है। जैसे जैसे सर्विस होती जाएगी पूरी, वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब कॉलेज वाले इस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को दो तरह से देख सकते हैं। एक है कॉलेज वालों ने क्या लगाया, कॉलेज वालों ने ऑर्स लगाए, मैं टीचिंग ऑर्स की बात कर लेता हूँ, या यूँ कह लें, मैं यूँ कह सकता हूँ कि जी 112 लेक्चर, अभी 112 ज़्यादा हो गया, ज़रा कम करते हैं, अब 70 लेक्चर्स हो चुके हैं और 40 लेक्चर्स रहते हैं। ये लेक्चर्स किसने दिए हैं? कॉलेज वालों ने दिए हैं, उस्ताद ने दिए हैं, टीचिंग ऑर्स इधर से लगे हैं ना, ठीक है। 70 लेक्चर्स हो चुके, 40 अभी, 30 अभी रहते हैं। चलो 40 कर लो यार, मजाक कर रहा हूँ, 45 कर लो यार, अच्छा चलो 50 कर लो, 70 हो गए हैं, 45 लेक्चर्स रहते हैं। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें कॉलेज वाले टोटल में से कोई परसेंटेज निकाल के 70 लेक्चर्स का। एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि कॉलेज वाले कहें स्टूडेंट्स को क्या मिल चुका है जी, स्टूडेंट्स को 10 में से 6 चैप्टर्स करा दिए गए हैं। आमिर भाई 10 में से 6 लेक्चर्स पढ़ा दिए गए, करा दिए गए। तो अब कॉलेज वाले, अब ये ना कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि कॉलेज वालों के लिए कि वो ये देखें कि कितने लेक्चर्स हो गए हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, या ये देखें स्टूडेंट्स को कितना सिलेबस देखो ना, एक है इनपुट, इनपुट क्या हो रही है? टीचिंग ऑर्स जो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, और आउटपुट क्या है? जो आपके चैप्टर्स होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। इनपुट क्या है? कॉलेज का क्या लगा, ठीक है। कॉस्ट क्या? कॉलेज की कॉस्ट, ये टीचिंग ऑर्स लग रहे हैं, ये खर्चे हो रहे हैं, ये इनपुट हो रहे हैं, ठीक है ना। कॉस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले सादा रखते हैं। इनपुट क्या है? कॉलेज वालों का क्या लगा, और आउटपुट क्या है? आपको सिलेबस कितना मिल गया, कवरेज, ठीक है ना। ये दो डिफरेंट तरह से देखा जा सकता है रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हुए, अगर ओवर टाइम करना है तो। एक ये कॉलेज वाले कहें हमने कितने लेक्चर्स पढ़ा दिए जी, 115 में से 70 हो गए, ठीक है जी, इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो 70 का। या बच्चों को कितना सिलेबस मिल गया जी, इनके कोई 10 टोटल चैप्टर से उसमें से 6 पूरे हो गए, तो ठीक है 60% रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। ऐसे ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने वाला दो तरह से, बिल्डिंग बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर वो जो हमारे प्लॉट, हम तो खैर कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे ना, सेलर बनेंगे, जो किसी के प्लॉट पे बिल्डिंग बना रहा है, यानी कि प्लॉट किसका है? जिसकी बिल्डिंग बना रहा है उसी की जगह उसी की है, यानी कि जितनी बिल्डिंग बन गई है उसी की है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो बिल्डर है, ये बिल्डर भी दो तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को देख सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू, क्योंकि इसने रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू ओवर टाइम। देखो बच्चों, रिकॉर्ड करना है ना रेवेन्यू किसी एक पॉइंट इन टाइम पे, तो उसमें तो कोई लड़ाई कोई नहीं है। क्या मतलब आपने मोबाइल डिलीवर कर दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। मसला तब आता था कि सर्विस का रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड करना है, तो किस बेस पे करें, बात समझ आ रही है। तो रेवेन्यू जब रिकॉर्ड करना है ना ओवर टाइम, तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूं।
ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो बिल्डर दो तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को देख सकता है। या तो वो ये कहेगा मेरी कितनी कॉस्ट इनकर हो गई और मेरी टोटल कितनी कॉस्ट इनकर होनी थी। बिल्डर ने बिल्ड करके देना है ना। वो कह रहा है जी कि 50 लाख में मैंने ये फ्लोर बना देना था जिसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, अभी मेरा उसमें से 30 लाख लग चुका है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। मैंने कॉलेज की तरफ से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताई, पहले इनपुट मेथड से नंबर ऑफ लेक्चर्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल, फिर कोर्स कवरेज से नंबर ऑफ चैप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू फुल चैप्टर्स। अब बिल्डर आ गया, बिल्डर क्या कह रहा है, मैंने लगाने थे 60 लाख रुपए, उसमें से 30 लाख लग चुके, तो मतलब आधा काम मेरा हो चुका, तो 60% रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लूँ। जाहिर है उसकी कॉस्ट तो नहीं ना रेवेन्यू होता, कॉस्ट तो उसको ही पता है ना, रेवेन्यू तो उसका ज़्यादा ही होता है, प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो ये जो बिल्डर ने देखा, ये किस एंड से देखा कि मेरा क्या लगा है, इनपुट मेथड। ठीक है, एक और भी काम हो सकता है, बिल्डिंग कितनी बन गई है, मतलब कितने कमरे बन के डिलीवर हो गए। जैसे जैसे बनते जा रहे हैं वैसे वैसे ओनर को ट्रांसफर होता जा रहा है ना उनका कंट्रोल। ठीक है, तो फिर एक दूसरा तरीका ये भी है कि वो ये कहे कि जी 5 कमरे बनाने थे, 3 बन गए, 2 रहते हैं, तो वो उसके हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, तो ये डिफरेंट बेसिस होती हैं, परेशान नहीं होना, ये आपको गिवन होती हैं सवाल में। ठीक है, कोई सी 2 गिवन होंगी, बस ये पता होना चाहिए थोड़ा सा देखते हुए इनपुट और आउटपुट में फ़र्क क्या है। ठीक है, अगर इधर पढ़ते हैं, ज़रा पहले पढ़ते नहीं हैं, पहले सवाल करते हैं मतलब कैलकुलेशन कर लेते हैं। एट स्टार्ट ऑफ 2010 बिल्डर स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर सर आसिफ। घर बनाना शुरू कर दिया बिल्डर ने सर आसिफ का 2010 के स्टार्ट में। इट विल टेक 4 years टू कंप्लीट द वर्क। 4 साल पे ये फैला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना सवाल में एक थोड़ी सी कमी है, ये कमी हमारी तरफ से है इसलिए लिख लें, पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। पीओ इज सेटिस्फाइड, ये सवाल में लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा गया, गलती से रह गया। पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब ये बिल्डर, देखो 2 तरह के मैंने आपको कहा था अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। बिल्डर का सरासिफ से 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक ये, सरासिफ ने फ़ोन किया यार मुझे घर बना के दे दो, जब बन जाए तो बता देना। ठीक है, वो जब बनेगा उस टाइम पे सरासिफ को ये बिल्डर बुलाएगा, चाबी पकड़ाएगा और सारा रेवेन्यू उसी वक्त रिकॉर्ड करेगा। और दूसरा अरेंजमेंट क्या है, सरासिफ ने कहा है मेरा फलां जगह जो प्लॉट पड़ा है वहाँ पे मुझे घर बना के दो। अब यहाँ पर मामला डिफरेंट है, यहाँ पर बुनियादें पड़ गई, सरासिफ ने कहा भाईजान नहीं पसंद आया काम, ठीक है, नहीं पसंद आया काम आपका, आप कल से, आप बिल्कुल पसंद नहीं है हमें, आप कल आइए, कल आइएगा ही नहीं। ठीक है, और कल हमने किसी और को बुला लिया, सरासिफ ने किसी और को बुला लिया। अगली दफ़ा पहली दीवारों तक पहुंचा, लेंटल डाल गया, ठीक है, और आपने कहा यार तुमने भी ना ये दीवारें कुछ सही नहीं टेढ़ी बनाई, मटेरियल सही नहीं इस्तेमाल किया, तुम भी जाओ। अब हो सकता है ना ऐसा, इसका मतलब तो ये हुआ कि जितना बनता जा रहा है उतना कंट्रोल ट्रांसफ़र होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर यही बिल्डर वाला अरेंजमेंट जो है वो रेवेन्यू, बिल्डर के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड करते वक्त ओवर टाइम बन जाएगा, इन टाइम नहीं बनेगा। अब ये बात सवाल को बतानी चाहिए थी ना, तो नहीं बताई, तो मैंने इसलिए बता दी। ठीक है, ये बात सवाल में बताई जाती है। ओके, तो पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। अच्छा, अब रेवेन्यू एग्रीड कितना है जी, 8 मिलियन विद नो पेनल्टीज और बोनस। कैलकुलेट द रेवेन्यू फॉर द ईयर 31 दिसंबर 10 अंडर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। पहली बात, बाई 31 दिसंबर 10 पहले साल के एंड पे 2 out of 5 फ्लोर्स आर कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, अब ये ना आपने परसेंटेज निकाल लिया करनी है कंप्लीशन की, ठीक है ना। मुझे बताएं जी, फ्लोर्स कितने बनाने थे, 5, कितने बन गए, यानी कि ये दोनों बेसिस आपको गिवन होंगी, सवाल में पता लग जाएगा आपको। ठीक है, आपने फटाफट यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी है। 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, 40%। यानी अगर इस हिसाब से देखा जाए कि कितना कस्टमर को मिल चुका है, बिल्डर अगर इस हिसाब से देखे तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, 40%। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे छोटी सी वर्किंग करते चलेंगे ना, इन सिनेरियोज के रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाओ। ठीक है,
तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अब टोटल रेवेन्यू कितना है, पूरा रेवेन्यू कितना है, 80 लाख, उस पर 40% लगा दो। ठीक है, 8,000 कर लें, बोलो। हाँ नहीं, आप फिर 1000 में तो चलो कम से कम 3200। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है। तो बिल्डर पहले साल के एंड पे कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, 3200 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि इस हिसाब से देखा जाए तो 40% काम हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या ख़त्म हो गया। दूसरा सिनेरियो आता है, बाई 31 दिसंबर उसने नहीं देखा, एक सर्वेयर आया और उसने आके कहा भाईजान अभी तो 20% काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये तो गिवन है, इधर देखो, ये तो ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे हमने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट की। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमें मिल गई। ठीक है, गिवन है। ओके, अच्छा, अब भाई सर्वेयर कह रहा है ना, तो एक्सपर्ट होगा, हमने सोचा होगा जिस हिसाब से, उसने उस तरह से नहीं देखा होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टी, उसने कहा है। अब सवाल में कोई एक बेस दी होगी ना, ये तो आपको सिखाने के लिए इस तरह का सवाल है, वरना सवाल में तो एक बेस दी होती है, उसी बेस के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। तो ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अब। ठीक है, इस केस में हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी नहीं पड़ी। पूरा रेवेन्यू कितना है, 8,000, उसका 20% रिकॉर्ड कर लो जी। सर्वेयर कह गया 20% काम पूरा हुआ है, बाकी भी आ ही जाएगा ना, बारी आने पर रिकॉर्ड हो जाएगा, वो भी कोई मसला नहीं है। 1600। ठीक है जी, नंबर ए, नंबर बी, नेक्स्ट। बाई 31 दिसंबर 10 कॉस्ट इनकर्ड इन 10 इज 2,00,000। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 6500। इसकी परसेंटेज हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे जी, हाँ, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट ऐसे कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये काम मुझे करना पड़ा, इधर कोई ना करना पड़ा, यहाँ पे फिर करना पड़ रहा है। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 2000, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जी 6500 इंटू 100 इज इक्वल टू, लो जी, ये काम हमें करना पड़ा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 31% कंप्लीट है। इसको 8,000 से, तो ये कोई एक बेस होगी जिसपे हम कैलकुलेट कर रहे हो। बेटा तो एस्टिमेट चेंज ही सिखाने लगा हूँ, टेंशन क्यों लेते हो, अभी हुआ है चेंज, चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, सवाल चले उसी तरह ही हुए हैं। हाँ, मंजिल वही है, फिलहाल तो ज़रा सीख के जाना है ना, स्टेप बाय स्टेप। अभी तो ये बात बच्चों को बाद में समझ नहीं ना आती, ये मुसीबत, वो सवाल समझने के बाद इस मुसीबत में फंसे रहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, पहले ये चीज़ सीख लें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर क्लास ख़त्म हो जाएगी जी। अच्छा, कितना जी, 24 ना, आज बहुत काम करना है हमने, देखो तो सही कितना काम कर रहे हैं। 2480। नेक्स्ट, बाय 31 दिसंबर लेबर वर्कड फॉर 100 आवर्स इन द ईयर, टोटल एस्टिमेटेड लेबर आवर्स इज 600। अब ये क्या है, आवर्स की फॉर्म में उसने दे दिया, हमने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी है। ठीक है, कोई सी दो बेसिस होंगी सवाल में गिवन, देखो ना, कोई सी दो बेसिस थी। 5 फ्लोर्स में से 2 बन गए, 100% में से 20% हो गया, टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड में से इतनी इनकर हो गई, टोटल लेबर और जो काम करने का एस्टिमेट लगाया तो उसमें लेबर ने इतना काम कर लिया। तो बस 2 बेसिस होंगी, सुकून से आपने उसके हिसाब से परसेंटेज निकालनी है। और पूरे रेवेन्यू पे, अभी तो कॉस्ट के ऊपर भी परसेंटेज लगाएंगे इंशाल्लाह जाके, फिर अगले साल में एस्टिमेट बदलेगा, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन पूरे रेवेन्यू पे आपने ये परसेंटेज लगा दी, तो निकलेगा जनाब 100 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100 कितना, यार बहुत ही राउंडिंग में चल रहे हो आप लोग। अब 16.667 था, चलो ठीक है, पिछला भी ऐसे ही था ना, ऐसे किया करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो है, लेकिन शुक्र है इसका सोल्यूशन नहीं है ना, वरना फिर आपने कहना था ये क्या, अच्छा लगता है गलती हो गई। इंटू 8000 जी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ना आप लोग बस यकीन मानो, खुश कर दो, बस उस्ताद का दिल खुश कर दो।
ए और बी के बारे में बताओ, इसको आउटपुट कहूँगा इनपुट? हाँ, मैंने पहले इसीलिए जान के आउटपुट इसका नाम बोला था कि आप भी यही मान लें, मतलब आसानी कर दी थी आपके लिए। ये कौन से हैं जी? आउटपुट। मतलब मैं मिस कर गया हूँ, असल में मुझे पहले इनपुट बोलना था ताकि आप गलती से कह देते हाँ हाँ इनपुट पहले ही होगा, सर ने बोला है। तो आउटपुट मेथड है पहले दो। क्या मतलब? कस्टमर को क्या मिल रहा है, इतने फ्लोर्स बनने थे, इतने फ्लोर उसके बन गए, या इतना काम होना था जो कंप्लीट हो गया, और हमारा क्या लग रहा है, एंटिटी का क्या लग रहा है, कॉस्ट जो हमने लगानी थी इतनी लग गई, और जितने हमने लगाने थे इतने लग गए। ठीक है, तो इनको कहते हैं इनपुट। तो इनपुट और आउटपुट मेथड का भी फ़र्क देखा हमने, और ये एग्जाम्पल भी हो गई। कोई मसला है तो पूछें। एग्जाम्पल 4 करके आए, उसके बाद हमने कुछ नहीं ना किया अभी तक। यही किया है बस। चलो अच्छा जी, अब आएँ ज़रा पास पेपर्स को ना देख लें थोड़ा सा। यार ज़रा पॉज कीजिएगा, एक सवाल और करना चाहिए। अच्छा जी, आ जाएं ज़रा पास पेपर 9 पे। जी बच्चों, पास पेपर 9 का बी है, कुशान कंस्ट्रक्शन, पेज नंबर 511, 511 नंबर सफ़ा। भाई ये ऐसे ही है बस, कभी इधर कभी उधर, कभी इनके दर कभी हाँ, बस लेकिन समझ तो आ रही है ना। बस ये ऑर्डर नोट करते रहा करो, पढ़ना भी इसी ऑर्डर में है। कोशिश करेंगे अगली बार इसका ऑर्डर कुछ बेहतर कर लें। अभी सिर्फ इंश्योर ये किया गया कि कुछ ना मिस हो, सारा कुछ इसमें हो ज़रूर किताब में। ऑन 1 अक्टूबर 2018 KCL entered into a contract to construct a commercial building for customer for 50 million and a bonus of 10 million if the building is completed on or before 31 December 19. Till 30 June 19 KCL expects that building will be completed within the time at a total cost of 40। चुप। अच्छा जी, सवाल आपके सामने है। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड फॉर द ईयर 30 जून 19 एंड 20 इफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। अच्छा देखें भाई, चलें डाटा पढ़ते हैं पहले। 1 अक्टूबर 18 पे, 1 जुलाई 18 को हमारा साल शुरू हो रहा है, पहला साल ख़त्म हो रहा है 30 जून 19 पे, दूसरा 30 जून 20 पे। वो कहता है 1 अक्टूबर 18 पे कुशान contracted enter into a contract to construct a commercial building for a customer for 50 million and a bonus of 10 million if the building is completed on or before 31 दिसंबर 19। अब ये जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन क्या कहा जा रहा है कि आपको 50 मिलियन मिलेंगे, कुशान को कहा गया है, और 10 मिलियन बोनस भी हम देंगे अगर आपने 31 दिसंबर 19 से पहले पहले बिल्डिंग बना ली तो। टिल 30 जून 19 KCL expects the building, till 30 June 19 KCL expected that the building will be completed within the time at a total cost of 40 million।
अब आगे जो कुछ हुआ है आपको किताब में देख भी रहे थे भाई, वो तो साल में गुजरने के बाद हुआ है ना। 30 जून 19 पे खड़े होकर तो उसकी एक्सपेक्टेशन यही है ना। अब उसे 30 जून 19 पे खड़े होकर थोड़ा ही पता है आगे जो अगली लाइन में लिखा होगा बारिशें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी आ जाएगी। इसलिए फिलहाल 30 जून 19 की बात करो मेरे साथ, ठीक है। 30 जून 19 पे खड़े होकर रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है बोलो। अब अगली बात, रेवेन्यू कितना होगा? आपको याद है कि हमने कहा था दो ही पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हों। ये क्या है? अब देखो दो तीन चीज़ें पढ़ ली हैं, दो तीन चीज़ें पढ़ ली हैं, इकट्ठी हो गई, आप इकट्ठी सवाल में आएंगी ऐसे ही, ठीक है जी। वेरिएबल कंसीडरेशन है, इंसेंटिव है। अब दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हमें इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वो कहता है जी कि एक्सपेक्टेड है कि मिल जाएगा, तो मोस्ट लाइकली मेथड को फॉलो करते हुए हम जो है वो हम +10 करके पूरा 60 ये हम रेवेन्यू बनाने लगे हैं, ठीक है। लेकिन अगला मसला ये है कि काम पूरा हुआ नहीं है, बिल्डिंग तो पूरी हुई नहीं है, ठीक है। इसलिए रेवेन्यू का कुछ हिस्सा लगेगा। अब टिल 30 जून 19 KCL एक्सपेक्टेड दैट बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड विद इन टाइम एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन। ये है एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ठीक है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनकर होनी है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा वैसे वो कह रहा है, इधर देखें लिखा क्या हुआ, हाउएवर ड्यू टू बैड वेदर एंड टाइम इन्वॉल्व रेगुलेटरी अप्रूवल द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 28 फरवरी। इसको तो छोड़ ही दें, ठीक है ना। मतलब कि ये तो अगले साल जाके होना है ना, बोलो, वो अगली बात है, ठीक है। अभी मैंने उसको छुपा दिया। अब बस ये बात बताना चाह रहा हूँ, फिर भी पढ़ भी लेते हैं, फिर बाद में ब्लैक करता हूँ। कहता है हाउएवर ड्यू टू बैड वेदर एंड टाइम इन्वॉल्व इन रेगुलेटरी अप्रूवल्स द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 28 फरवरी 2020 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 42। लेकिन ये तो बाद की बात है ना, ये फरवरी 2020 में जाके पता लगना है कि इतने की कॉस्ट लगी है अब तक। अभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, तो यहाँ पर 40 का ही एस्टीमेट है। मैंने कहा वैसे बता दूँ ज़रा, ठीक है ना। अब मैं इसको छुपा रहा हूँ, ओके। ऑफ विच 26 मिलियन वॉज इनकर्ड टिल 30 जून 19। हाँ, इसका तो पता लग चुका होगा ना आपको। वो कहता है जी टोटल इतनी कॉस्ट हुई है। भाई वो 30 जून पे खड़े होकर मुझे पता नहीं है 30 जून 19 पे कितनी हुई है, लेकिन ऑफ विच इसमें से 30 जून तक कितनी हो गई है। अब ये तो 30 जून को पता लग गया होगा ना, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद बताने का ये है कि हमें सिर्फ ये 26 मिलियन चाहिए इस वक्त और 40 चाहिए। 30 जून 19 पे खड़े होकर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। उसके बाद पूरे रेवेन्यू पे 60% है, कितना है 65, जितना भी है, मुझे अंदाज़ा इससे लगा। और जितना भी है परसेंटेज जितनी भी है रेवेन्यू पे भी लगाएंगे और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे भी लगाएंगे। उसने मांगा प्रॉफिट है, हम एंट्रीज भी करेंगे। वैसे आज तक आईके अपने एंट्रीज मांगी नहीं है, पहले साल की भी नहीं मांगी हैं। हम तो दूसरे साल की एंट्रीज भी सिंपल रख के करेंगे, बल्कि नहीं करेंगे, क्योंकि आईके से वैसे ईमेल करके पूछा गया था तो उसने कहा था कि बच्चों को बस ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सिखा दो। असल में ये एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक स्टैंडर्ड होता था जो ख़त्म हो गया था और IFRS 15 के अंदर ही थोड़ा सा उसको इन्होंने एडजस्ट कर दिया था। तो आईके ने भी मतलब एंट्रीज़ की ही नहीं है। वैसे जिक्र आईके ने यही कहा हुआ है कि बस इनको थोड़ा बहुत पढ़ा दो। ईमेल में उन्होंने कंफर्म किया था कि डीप डाउन कोई नहीं जाने की ज़रूरत, लेकिन हम फिर भी इसके ऊपर तकरीबन आज का लेक्चर सारा लगाएंगे और हम 3 4 5 एग्जाम्पल्स करेंगे, अपने तौर पर तसल्ली करेंगे, लेकिन बहुत लंबी हद तक नहीं जाएंगे। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बस दूसरे साल ख़त्म कर दिया करेंगे। हाँ, तीसरे साल चौथे साल वहाँ तक नहीं जाना, ठीक है ना। उसकी ज़रूरत नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन ले ली थी हमने। बहरहाल फ़िलहाल इधर देखें, जो बात समझने वाली को तो समझें। 60 मिलियन का रेवेन्यू है, 40 मिलियन की एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। पूरी कॉस्ट 40 मिलियन, पूरा रेवेन्यू 60 मिलियन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकलेगी और हम एंट्री पास कर लेंगे। पास पेपर 9 का बी है और बी का मैं कर रहा हूं इस वक्त 1, ऐसा ही है। पास पेपर 9 बी का 1। अच्छा जी, 30 जून 2000
19 से बोलो। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। अच्छा बच्चों इधर देखिएगा, उसने रिक्वायर क्या किया हुआ है, कंप्यूट प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब मजबूर कर दिया उसने हमें कि हम रेवेन्यू भी निकालें और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल कॉस्ट ऑफ सेल, सेल कॉस्ट ऑफ सेल, तो मैं रेवेन्यू लिखूंगा तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लिख लूँ ना, कोई मसला तो नहीं है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो मजबूर कर रहा है वो हमें कि हम रेवेन्यू भी निकालें और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी निकालें, ठीक है, सही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं हम, कोई मसला नहीं है, 30 जून 2019 पे खड़े होकर, बल्कि इसको ऐसे ही कर लेते हैं, P&L फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे लिख लें फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। जी हमें चाहिए क्या, रेवेन्यू चाहिए और हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू चाहिए, और जब इनको हम नेट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस काम से पहले एक स्टेप हुआ करेगा इस तरह के सवालों में, ठीक है। मसला क्या है भाई, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है ना, इधर देखो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, ठीक है। अब ये ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो रेवेन्यू भी ओवर टाइम रिकॉर्ड करना है ना, तो उसकी कोई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो होगी। तो हमारे पास सवाल में अब नहीं बताया गया, यही मैं कह रहा था आपको कि एक कोई बेसिस होंगी और वो भी डाटा से पता लगेगी। मैं कौन सा मेथड लगाऊं, सर्वेयर वाला मेथड लगा दूं, कहाँ है सर्वेयर ने को बताया इतने परसेंट काम हो गया, मैं नंबर ऑफ लेबर आवर्स वर्कड और लेबर आवर्स एस्टिमेटेड टू बी वर्कड लिख उसकी बेस पे निकालूं, नहीं मैं उस पर निकाल लूँ इतने स्टोरीज बन गई हैं और इतने, भाई जो गिवन है वही बेसिस बनेगी मजबूरी के दर्जे में। हाँ अगर ये लिख कर सारा डाटा और नीचे लिखता सर्वेयर ने 20% कहा है और रिक्वायरमेंट में कहता सर्वेयर के हिसाब से कर दो, फिर सर्वेयर वाला कर लेते, मजबूरी है। लेकिन अभी सवाल चुप है तो हमारे पास कॉस्ट तो गिवन है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 26, टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड टू बी इनकर्ड 40, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया करेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट किया करेंगे, और वो डिफरेंट हुआ करेगी डाटा के हिसाब से हर दफ़ा, ठीक है। तो कितना है जी, कैसे निकलेगी आज, कितनी है जी कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड इनटू 100, बस ये हमारे सवाल का आंसर बन गया। मतलब अब आगे यही चलेगा 65। अब बच्चों अभी 30 जून 19 पे खड़े हैं, मैंने आपको कहा है 30 जून 19 पे खड़े होकर ऐसा कोई शक नहीं हमें पड़ा हुआ कि ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी। हम उस सुहाने ख्वाब को देख रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग टैमो टैम मुकेगी और हमें इंसेंटिव 10 मिलियन भी लबेगा, ओके। तो अब इधर देखो, पूरा रेवेन्यू उठाओ और 60% कर दो इसको, और पूरी 65 अच्छा 65% कर दो, और पूरा कॉस्ट उठाओ जो जितना अभी तक पता है उसको भी 65 कर दो। अब बताओ 30 और 13 का प्रॉफिट आ गया। अच्छा प्रॉफिट तो नेट होता है ना, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। एंट्रीज तो होंगी सेल की और कॉस्ट ऑफ सेल की, ठीक है। सेल की एंट्री कैश डेबिट सेल, ये कैश नहीं होगा तो रिसीवेबल हो जाएगा, उसको छोड़ दो, ठीक है ना। इस वक्त लड़ाई किसकी चल रही है, ज़्यादा लड़ाई है भी यहाँ पे सेल की ही ना, रेवेन्यू की, क्रेडिट होने की, क्योंकि स्टैंडर्ड ही रेवेन्यू का है, मसला ही वहीं पे पड़ा हुआ है हमें, ठीक है। तो कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू ही करने चले, कितना बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है जी, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, ठीक है। और दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट, और इन्वेंट्री परपेचुअल वाला इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से 26 से। जी कोई मसला है तो बताएं, कोई मसला है तो बताएं। जी इन्वेंट्री क्या, बोलो बोलो, हो सकता है मेरे जहाँ से जो मैं चाह रहा हूँ सवाल आए वो आ जाए, नहीं तो फिर मुझे खुद तो खड़ा करना ही पड़ेगा वो सवाल।
बिल्डिंग बेचते हैं, जाहिर है बिल्डर है ना, बिल्डिंग बना के बेचेगा, पैसे नहीं लेने। और बिल्डिंग बना के बेचनी है तो मेरी इन्वेंट्री है ना, मैं खुद के लिए तो नहीं बना रहा कि पीपी कह दूं इसको, इन्वेंट्री ही है। इसका मतलब इन्वेंट्री फिर होनी भी तो चाहिए थी पहले। देखो सादा सी बात करता हूँ, बिल्कुल सादा सी बात, ये ऐसी एग्जांपल एक जहन में आ गई, ऐसे ही उस सर के साथ डिस्कस करते एग्जांपल, ये बात ऐसे जहन में आ गई, सादा सी बात है कि भाई ने ये मार्कर, अली भाई ने ये मार्कर ख़रीदा, ठीक है, बाज़ार से ख़रीदेगा पहले फिर बेचेगा, ठीक है। अब ख़रीदा कितने का, 100 रुपये का, तो इन्वेंट्री डेबिट 100 रुपये, ठीक है जी। उसके बाद ये इसने बेच दिया, तो बेचने की एंट्री की इसने, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 120 रुपये, और साथ ही दूसरी एंट्री करनी पड़ी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये इन्वेंट्री आई तो गई ना। तो एक एंट्री ये भी होती है जो करो चाहे ना करो दिमाग में ज़रूर रहनी चाहिए, लेकिन मैं करता रहूँगा फ़िलहाल, ठीक है। दिमाग में क्या है, एक एंट्री नज़र आ रही है कि इन्वेंट्री निकली है, मतलब इन्वेंट्री बनी होगी तो निकली है ना। ये बनी बनाई ख़रीदी थी तो ये बनाई है, तब भी इन्वेंट्री डेबिट होता रहा होगा, जब मटेरियल लगा, जब लेबर लगी, जब ओवरहेड्स लगे। तो ये सब की एंट्री क्या हो रही थी, अली भाई मैसेज का जवाब दे लिया, सब की एंट्री क्या हो रही थी, इस सब की एंट्री क्या हो रही थी, मटेरियल लगा, लेबर, ओवरहेड, ये सब लगते जा रहे हैं। तो हम जैसे कहते थे CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो रहा है, वो हम PPE बना रहे होते थे तो कहते थे कि CWIP डेबिट हो रहा है। यहाँ पे हम इन्वेंट्री बेचेंगे तो इन्वेंट्री हमारी बन रही है, तो इन्वेंट्री डेबिट होती जा रही है। तो इसका मतलब कॉस्ट इनकर भी तो होती रही होंगी। तो मैं एक एंट्री यहाँ पर करता हूँ, जो एंट्री आपको ज़रूरत तो नहीं हुआ करेगी, मांगेगा आपसे नहीं है, अगर एंट्री मांगेगा भाई तो ये एंट्री नहीं करनी होती, लेकिन ये एंट्री आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। इसलिए मैं ये एंट्री कर रहा हूँ, ये समझें आपका दिमाग है, ब्लू से ऊपर ऊपर, ठीक है। करें जी एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट, हाँ इन्वेंट्री को वर्क इन प्रोग्रेस कह लो, और कैश, हाँ ये मटेरियल लेबर सारा कुछ हो गया डेबिट, हो गया सब डेबिट, ठीक है, और कैश क्रेडिट हो गया। अगर सवाल ने कुछ नहीं बताया तो यही 26 लिख, कौन से वाला 26, ये जो सवाल के अंदर लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये एक्चुअल वाला। कभी कभी ऐसा भी होगा कि खर्चा ज़्यादा हो चुका होगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से इन्वेंट्री से कम निकलेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट, तो वो फिर इन्वेंट्री के अंदर बैलेंस शीट के अंदर वो नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये वैसा नहीं है, इसमें क्या है, इसमें इत्तफाक से देखें ना, इत्तफाक से देखें कि 26 ही निकल आया ना यहाँ पे। टोटल कॉस्ट कितनी थी, 40। हमने कहा जी वो होता ही ऐसे है कि टोटल कॉस्ट का 26 कितने % है, 65, तो ये क्या आ गया। लेकिन इससे हट के भी एक सिनेरियो आएगा, वो बाद में आना है, वो बाद में देखते हैं। फिलहाल तो सिंपल जो सवाल के अंदर ये गिवन है 26, इसी की एंट्री पास कर लो, इससे ताकि आपको ये तो पता लगे कि हाँ इन्वेंट्री बनी थी और फिर इन्वेंट्री निकल गई, ठीक है। जितनी बनी थी उतनी निकल गई समझो, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया इतना हमने, ओके। साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है, साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। लेकिन मैं ये CWI वर्किंग प्रोसेस में फ़िलहाल हटा रहा हूँ, क्योंकि अभी सिंपल सवाल है। इन्वेंट्री बनी गई, जैसे मार्कर ख़रीदा बेचा, ऐसे ही बिल्डिंग बनाई और इतनी बिक गई। साथ जो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। क्या क्या कह रहे हो, 20 का प्रॉफिट 30 जून में नहीं, 13 का प्रॉफिट निकला है। अच्छा 2020 पे जाता हूँ मैं क्या पता नहीं क्यों गया, स्विच को मसला है, यहाँ तो कोई मसला नहीं ना। अब बोलो, हाँ तो अब जगह साफ करेंगे तो अगले साल पे पहुंचेंगे। मैं क्या इतना सीरियस होकर सवाल कर रहा है मुंडा, पता नहीं कितना कुछ सीरियस सवाल है। आप भी घबरा गए थे ना,
अच्छा जी, अब महमूद के वो सवाल जो आधा पौना घंटा पहले भाई ने किया था उस तरफ चलते हैं, ठीक है। लें जी, अगला साल आया, अगला साल आया है जी, और टोटल कॉस्ट कितनी इनकर हो गई है, एक्चुअल कॉस्ट का पता लग गया, ठीक है, और बोनस भी जाता रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, 100% कंप्लीट। ये बी का 1 नहीं चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे ही अगर आपने निकालनी है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो निकाल लें, मैं तो सिर्फ लिख देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। भाई कितना परसेंट कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, हाँ कहता है 20%, 100%, बस लिखो ही नहीं, बस ठीक है हो गया कंप्लीट। तीसरे साल में इसने जाना ही नहीं है तो बस दूसरे साल में कंप्लीट हो गया। ये दूसरे साल भी एहतियातन कर रहे हैं, इसकी एंट्रीज नहीं करेंगे, इसका सिर्फ ट्रीटमेंट बताऊंगा, इसके सवाल का जवाब मिल जाए। बाकी ये क्लैरिफिकेशन ले ली थी ICAF से हमने, उन्होंने तो ये एंट्रीज की जिक्र भी नहीं किया हुआ, थोड़ा बहुत बस ये बात की हुई है, तो ये काफ़ी है कि हम इतना भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। पूरा रेवेन्यू कितना है अब पता लग गया, क्यों, क्योंकि फॉर द ईयर एंडेड है 30 जून 20 अब, और 19 के स्टार्ट में उसने कह दिया था कि जी चांद चढ़ गया है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने और बारिशों ने हमें इस 10 मिलियन से महरूम कर दिया, तो ठीक है, नाउ एस्टीमेट हैज़ बीन चेंज्ड। अब इस 50 के ऊपर अब लगाना कितने परसेंट है, 100%, ठीक है। लेकिन कितना रिकॉर्ड हाँ वेरी गुड, कितना ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 50 लिख देते हो भाई, 50 लिख दिया आपने, तो 50 का रेवेन्यू इधर रिकॉर्ड किया आपने, 39 का इधर जो बनवा रहा था उसको देख के त्राह निकल गया होना है भाई जान, मैंने तो आपके साथ कोई कितना था 50-60 मिलियन की बात की थी, ये 90 मिलियन में बात कैसे पहुंच गई है, बेतुकी बात है ना। हमने इसी कॉन्ट्रैक्ट में से 39 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, इतना रिकॉर्ड होने लगा था, लेकिन हमने कहा ऑलरेडी रिकॉर्डेड कितना है, तो माइनस कर दो इसमें से 39 को, ठीक है जी, और रेवेन्यू बन जाएगा आपका 11, ठीक है जी, सादा बात। 50 का रेवेन्यू, अब एस्टीमेट चेंज हो गया खुद ही, 50 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था 39 का पहले साल में, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, और 11 का दूसरे साल में कर लिया, ठीक है। एक मिनट सब्र, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की तरफ जाते हैं। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी पता लग चुकी है, एक्चुअल कितनी है, पूरी कॉस्ट कितनी है, 42 ही है, 42, ठीक है, और इसके ऊपर 100% लगाओ। अब ये कॉस्ट इनकर हुई है टोटल, लेकिन कितनी ऑलरेडी इनकर्ड थी, 26, बताओ 16, तो क्या आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको सर इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें लॉस आ गया, इनफैक्ट लॉस नहीं आया, इनफैक्ट तो हमें 50 मिलियन टोटल रिसीव हुआ है, और एक्चुअल में हमारा 42 मिलियन लगा था, तो हमारा बनता था 8 मिलियन का गेन प्रॉफिट, लेकिन हमने जब उसमें रिकॉर्डिंग की तो कुछ ज़्यादा इधर रिकॉर्ड हो गया था, तो अब अकाउंटिंग इस तरह से की है कि वो नेट में इम्पैक्ट ख़त्म होकर 8 का ही प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ हमने, ठीक है। पार्ट 2 शुरू कर लें जी, आपने इशारा कर दिया, तब तक